हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास है ये मैराथन का पार्ट 2 है हिंदी का। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि वर्ड विचार से संबंधित क्वेश्चंस थे, संधि समास और संज्ञा से संबंधित, लिंग वचन कारक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो क्लास आपने कवर नहीं की है तो जल्दी से जा करके उसको कवर कर लीजिएगा इसके बाद। और यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है अशुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में। ये जो हमारा चैप्टर होगा वो अशुद्धियों से संबंधित होगा। क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बताना है कि कौन सा शब्द या कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इस तरीके से टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर टोटल हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा और अपनी तैयारी को भी आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि कितना हमें तैयार है, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये एक बेस्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय या फिर पूजनीय। तो आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। साफ साफ आप देख सकते हैं पूजनीय की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा या फिर जिजीविषा। तो इन चारों में से जो सही शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिजीविषा। इस तरीके से इसको लिखते हैं। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या फिर पुरस्कार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है। पुरस्कार इस तरीके से लिखा जाता है, पुरस्कार। यहाँ पर ये खटकोर वाला सा नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं लगता है। पुरस्कार हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो विशेष हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें, बर्तन बताना है कैसे लिखेंगे। तो बर्तन ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसमें पृथ्वी बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी को इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपका इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये वाला सा ना होकर के ये वाला सा लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। संश्लिष्ट इस तरीके से लिखते हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आधा सा और त्रा लगा करके लिखा हुआ है, जबकि इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं सहस्त्र, सहस्त्र। इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चातक सुवाति की बूंद का प्यासा होता है। यहाँ पर जो सुवाति लिखा है ये अशुद्ध है। इसका जो करेक्ट वर्तनी इसकी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, स्वाति लिखा जाता है। चातक जो है वो स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। देन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश, सदृश, सदृश या फिर सदृश। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदृश लिखते हैं हम लोग, सदृश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आनुषंगिक, अनुषंगिक या फिर अनुषंगिक, ये वाला सा या फिर कौन सा सा लगेगा आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो हमारी करेक्ट वर्तनी है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली, और अनुषंगिक ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपको बताना है इन चारों में से। तो उज्ज्वल ये सही लिखा हुआ है, कवयित्री भी सही लिखा हुआ है, मोक्ष भी सही है, जबकि ये वर्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ये आपका इनकरेक्ट है। इसका शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में ऑलरेडी रिटन है। तो ये ऐसे लिखा जाता है कवयित्री, कवयित्री। कभी कभी कवि का जो लिंग परिवर्तन करके स्त्रीलिंग में चेंजमेंट करके पूछा जाता है तो कवयित्री ऐसे करके लिखेंगे, ना कि कवयित्री। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो क्रिया से संबंधित है, जिसमें काल के भी क्वेश्चंस होंगे। तो क्रिया के चैप्टर से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। मरम वचन जब सीता बोली, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य में, गलत वाक्य है या फिर भाववाच्य में। देखिए मरम वचन जब सीता बोली ये भाववाच्य है। वह खाना खा रहा था या मैं खाना खा रहा था, ये कौन से काल को डिनोट करता है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य भूत। देखिए जो 3 प्रकार के मुख्य काल होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल में जो प्रेजेंट टाइम पे काम हो रहा है उसकी बात होती है, भूतकाल में जो काम बीत चुका है उसकी बात होती है, और भविष्य काल में आगे आने वाले समय की बात होती है। तो यहाँ पर वह खाना खा रहा था, काम हो चुका है, लेकिन जब भी ये रहा था, रही थी, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि
पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं। तो पास्ट के लिए हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हो सकता है आपको थोड़ा सा इसके जो टाइप्स हैं इनकी नॉलेज ना हो, तो इसको आप रिलेट करके अगर ध्यान देंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी करके आते हैं, वैसे ही हिंदी में अपूर्ण भूत में ऐसा होता है। तो अपूर्ण भूत मतलब कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये हो रहा था भूतकाल में। नेक्स्ट है वह पहुंचा ही होगा। वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा? भविष्य तो होगा नहीं, वर्तमान भी नहीं है, हेतु हेतुमत भूत नहीं है, आसन्न भूत है, क्योंकि वो पहुंच चुका होगा। ये बात तो भूतकाल की है, लेकिन पहुंचा ही होगा यानी अभी जस्ट पहुंचा होगा, यानी कोई भी काम तत्काल में हो चुका है बट अभी अभी हुआ है, इसके लिए आसन्न भूत का प्रयोग करते हैं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक है या फिर सकर्मक है? देखिए, जब हंसना है, जैसे सोना है, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं, क्योंकि इनसे संलग्न कोई भी कर्म नहीं होता है। जैसे खाना है तो खाने के साथ कोई भी कर्म हो सकता है, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर किसी काम का करवाना पाया जाता है, किसी दूसरे से करवाना हो, उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि अकर्म अनुपस्थित रहता है, उस क्रिया से संबंधित कोई कर्म नहीं हो सकता। तो मीरा जोर से हंसी, हंसने में कोई कर्म का भाव नहीं प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या फिर पीना? तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा जिसमें कोई कर्म जोड़ा जा सके। दौड़ने के साथ कर्म नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए ये एक अकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना भी अकर्मक क्रिया है, रूठना भी अकर्मक क्रिया है, लेकिन पीना जो है वो सकर्मक क्रिया है। इसके साथ जो कर्म जोड़े जा सकते हैं वो पानी हो सकता है, कोई भी पेय पदार्थ हो सकता है, दूध हो सकता है। तो पीना जो है एक तरीके की सकर्मक क्रिया हो जाती है। हमें ध्यान में रखना है कि जिसके साथ भी हम कर्म को ऐड कर सकते हैं वो सकर्मक क्रिया है, और ऐसे शब्द, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म ऐड नहीं किया जा सकता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त क्रिया? देखिए, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? 7 नंबर क्वेश्चन में अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सभी विकारी हैं, जबकि अव्यय जो होता है वो अविकारी होता है, चेंज नहीं होता है। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा जो है इसमें कौन सी क्रिया है? तो खाया होगा ये एक तरीके से क्लियर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई संदेह हो रहा है, संदिग्ध बात लग रही है। खा चुका होगा ये बात तो पास्ट की है, बट यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा जो है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि समय की बात नहीं हो रही, ना किसी स्थान की, ना किसी तौर तरीके की बात हो रही है। ये अपने आप में क्वांटिटेटिव है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? जो अकर्मक धातुएं हैं उनके साथ अगर कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। हथियाना में कौन सी क्रिया है? देखिए, हाथ शब्द से बना है हथियाना। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनमें नाम धातु क्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो साफ साफ पता चल रहा है कि भविष्य में होने वाले बात किस में की जा रही है? भविष्य में होने वाली बात की जा रही है फर्स्ट ऑप्शन में, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु या फिर शब्द? देखिए, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर हमें दा धातु पढ़ना है, यानी देना के सेंस में पढ़ना है, तो वो उसमें हम दा धातु पढ़ते थे, तो ये मूल रूप होता था। जैसे भू धातु है, भवती, भवता, भवंती हम लोग पढ़ते थे, तो भू धातु क्यों कहते थे? क्योंकि ये क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्मक? देखिए, आपको बताया है कि एक ऐसी क्रिया जिसके साथ में आप कोई भी कर्म ऐड नहीं कर सकते हैं, वो सारी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो यहाँ पर सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर खाना होता तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती, अगर नाचना होता तब भी यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ में हम कोई भी कर्म ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो तद्भव तत्सम से रिलेटेड है। तद्भव
तत्सम। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? देखिए श्रृंग, सिंग, श्रृंग या फिर सिंग। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है श्रृंग। इस तरीके से लिखा जाएगा सींग शब्द का तत्सम रूप। अगर हम लोग तद्भव तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं, जबकि तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत से ही बनाए गए शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होंगे उनमें ज़्यादातर आपको आधे अक्षर मिलेंगे, जैसे ये वाला छा मिलेगा, ये सा मिलेगा, और इस तरीके से ज़्यादातर अनुस्वार या विसर्ग वाले शब्द मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो छा का रूपांतरण है वो ज़्यादातर खा में होता है। छा जो है आपको तत्सम में मिलेगा, खा जो है आपको तद्भव शब्दों में मिलेगा। इस तरीके से कुछ पहचानने के तरीके हैं, आप इस तरीके से भी यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं सींग शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? श्रृंग होगा। तत्सम शब्द को हमें चयन करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। शेर है, बब्बर शेर है, व्याघ्र है और बाघ है। देखिए जो 3 शब्द लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में, ये हमारे ज़्यादातर जनरल भाषा के शब्द हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो व्याघ्र है वो कुछ संस्कृत टाइप का लग रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। जब तत्सम की बात करें तो आप संस्कृत के शब्दों को यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। डीठी का तत्सम रूप क्या होगा? डीठी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन 4 नंबर क्वेश्चन है माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माँ शब्द का तत्सम होता है मातृ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, शुन्नर, अपजस या फिर अक्ष। देखिए तत्सम की बात हो रही है, यानी हमें संस्कृत जैसा ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है साफ साफ, शुश्रूषा जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या होगा? मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानव। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, वो एक तद्भव शब्द होगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? श्रृंगार का श्रृंगार होता है, हम लोग सभी जानते हैं, बट कैसे लिखेंगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम या फिर तीर्थ। तो तत्सम यानी जो हमें संस्कृत जैसा दिखता है वैसा हमें यहाँ पर संस्कृत के जो शब्द हैं वो हमें देखना है। जो हमारे ये जो रा वगैरह लगाए जाते हैं शब्दों में, इस तरीके से जो रा लगता है और नीचे भी एक रा लगता है, इन सभी शब्दों को ज़्यादातर तत्सम ही माना गया है। तो तीर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भंवरा। देखिए जो भंवरा है वो क्या है? तद्भव शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। देखिए अंगीठी शब्द का तत्सम जो होता है वो है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्री का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका। ये वही शब्द हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए आरो यारो में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ आरो यारो प्री का क्वेश्चन है अंगीठी, कई बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो इन सभी को ध्यान में रख के जाइएगा। कुछ शब्द हैं जो हमें अगर लास्ट टाइम हम रिविज़न कर लें तो ध्यान में बने रहते हैं, अदरवाइज़ बहुत दिनों से रिकॉल नहीं होता है तो हमें हमारे ध्यान से निकल जाते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर हमें रिविज़न करके जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर सूरज। तो 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज। तद्भव यानी जो ज़्यादातर आप डेली लाइफ में यूज़ करें वर्ड, उनको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? चौर, चूड़, चर्म या फिर चक्षु। तो आसानी से यहाँ बताया जा सकता है कि जो चूड़ वर्ड है, चूर्ण, इसको हम लोग चूरन का तत्सम शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आँख, नयन, नेत्र और दृग तत्सम शब्द नहीं है। देखिए आँख जो है वो तत्सम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो तद्भव होते हैं उनमें ज़्यादातर ख देखने को मिलता है। अगर यहीं पे अच्छी लिखा होता तो ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि आँख जो है क्योंकि इसमें ख आ रहा है तो ये भी पहचानने का एक तरीके का नियम है कि ये तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज या फिर रात। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रात। ये रात जो है ये एक तद्भव शब्द है। 16 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द है, आपको बताना है कि तत्सम कौन सा होगा? कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख जो है वो तत्सम शब्द है। बाकी ज़्यादातर हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? कुछ ऐसे मतलब थोड़ा सा अलग टाइप के वर्ड जो हैं उन्हें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीता।
18 नंबर क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। अटल, आतुर, अतिथि या फिर अजीर। देखिए अतिथि, आतुर, अजीर ये सभी जो है संस्कृत के वर्ड हैं, जबकि अटल जो है ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा। ससुर को नॉर्मली हम लोग ससुर कहते हैं, ये तद्भव शब्द है, लेकिन जो इसका तत्सम बनेगा वो श्वशुर होता है। श्वशुर यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। भाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा से कौन सा शब्द संबंधित है। तो जो काजू शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का है, तो पुर्तगाल से इसका संबंध हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा से संबंधित है काजू। नेक्स्ट, हल्दी का बहुत पूछा जाता है। हल्दी का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे हरिद्रा जो है इसका तत्सम शब्द होता है हरिद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिष्ट। क्लिष्ट जो है वो एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ेंगे, गेहूं का बहुत पूछा जाता है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा। गेहूं का तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम। ढीठ का तत्सम शब्द क्या होगा। ढीठ को हम लोग तत्सम शब्द में दृष्ट कहेंगे, दृष्ट। सो तत्सम तद्भव से संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब बारी है मुहावरे और लोकोक्तियों की। कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं उन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये किससे रिलेटेड है, मुहावरे से रिलेटेड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बेफिक्र होना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तो देखिए बुद्धि भ्रष्ट होना ही है अक्ल पर पत्थर पड़ना। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें सुनने को भी मिलती हैं, तो उनसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं, और कुछ हैं जिनको हमें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान देना होता है। गूलर का फूल होना, इसका क्या अर्थ होगा। गूलर का फूल होना मतलब जैसे कोई दुर्लभ वस्तु है, बहुत दिनों बाद जो दिखे, जो मिल ना सके गूलर का फूल, तो दुर्लभ वस्तु के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गूलर का फूल होना। द्रौपदी का चीर, मुहावरे का क्या अर्थ है। नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, सुंदर स्त्री या कभी समाप्त होना होना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय दुशासन जब उसकी साड़ी को खींच रहा था तो क्या हो रहा था कि वो कभी समाप्त ही नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, कभी समाप्त ना होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दांत काटी रोटी। इसका क्या मतलब है। दांत काटी रोटी का मतलब बहुत गहरी दोस्ती के लिए यूज़ करते हैं दांत काटी रोटी। नेक्स्ट, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक का मतलब होता है सीमित ज्ञान होना, कुएं का मेढक जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कूप मंडूक होना। नेक्स्ट, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। इस लोकोक्ति का क्या मतलब होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिना खर्च किए हुए भी अच्छा काम हो जाए। अंग अंग फूले न समाना, इसका मतलब है कि बहुत आनंदित होना। नेक्स्ट, एड़िया रगड़ना, इसका क्या मतलब होगा, बहुत दौड़ धूप करना। इसके बाद में आपको दिए गए हैं लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। इसमें जो गलत अर्थ वाली लोकोक्ति है उसका आपको चयन करना है। आगे नात न पीछे पगहा, इसका मतलब बंधनहीन। 3 तेरा होना, संगठित होना। एक टकसाल के ढले हैं यानी कि सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा, 3 तेरा होना, संगठित होना। इसका मतलब होता है तितर बितर होना। 3 तेरा होना का मतलब होता है तितर बितर होना। तो संगठित होना इसका गलत है और बाकी सभी सही हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जौहर खुलना। इसका क्या मतलब होगा। जौहर खुलना का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भेद का पता लगना। क्वेश्चन नंबर 11 है, होनहार बिरवान के होते चीखने पात। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। दिनों का फेर होना, इसका मतलब क्या होगा। दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर। फिर एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, एक से बढ़कर दूसरा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है शेर को सवा शेर। इसके लिए हम लोग जो लोकोक्ति का यूज़ करेंगे वो है शेर को सवा शेर। नेक्स्ट, यह मुँह और मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर कोई काम करना।
क्वेश्चन नंबर 15 है, आज के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? धूल झोंकना का मतलब है, रेखांकित शब्द जो है धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो आजकल के बच्चे माता पिता को धोखा देने में कुशल हो गए हैं, तो धोखा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, सावन में हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का सही मतलब क्या होगा? देखिए, सदा एक सी दशा जिनकी रहती है, वो ना सावन में हरे होते हैं, चाहे जितना पानी बरसे वो हरे भरे भी नहीं होंगे, और भादों में सूखे, यानी हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो सदा एक सी दशा, कुछ सेंस अगर आप पढ़ के ध्यान से निकालेंगे तो अच्छे से हम लोग लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ निकाल सकते हैं। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या हो सकता है? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, नहीं, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो यहाँ पर जो नियम के अनुकूल नहीं होता वही अनियमित है। अनियमित यानी नियम के अनुकूल नहीं। नेक्स्ट, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, संभाषण, अपभाषण, अभिभाषण या फिर अनुभाषण। तो यहाँ पर विशिष्ट अवसर पर कोई विशिष्ट लोगों के समक्ष अगर दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण है तो उसको हम लोग अभिभाषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक सही शब्द होगा आक्रांत, और जिसने आक्रमण किया हो, ये जो आक्रमण करने वाला है, उसे हम आक्रांता कहते हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द यूज किया जाता है आद्योपांत। आद्योपांत। दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना के लिए हस्तक्षेप वर्ड होता है। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दत्तक। ऑप्शन नंबर बी। और जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसे हम लोग देय कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा में भी ये पूछा गया था। हाँ, जो मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय। जो कम खर्च करता है, 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित व्ययी। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे हम लोग कृतघ्न कहते हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। देखिए, जो प्राणदा वर्ड है, प्राणदा, इसको कहते हैं जीवन देने वाली कोई दवा, उसको प्राणदा कहा जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम लोग? शब्दों का एक कोई शब्द बताइए जो यूज। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग प्रणय कहते हैं। इस तरीके के शब्द याद करने वाले होते हैं, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो हमें ध्यान में नहीं रहता, और कुछ जनरल चीज़ें भी नहीं हैं, ये थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना होता है। ध्यान से पढ़िएगा। साख्य भाव निर्मित, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत और धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरोदात्त। नेक्स्ट, जो मोक्ष चाहता हो या फिर जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए यूज़ करेंगे मुमुक्षु। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अप्रमेय। क्योंकि जो प्रमेय होती है, यानी कि जैसे हम थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में, वो वही होती है जिसको सिद्ध किया जा सकता है। कोई भी प्रमेय है तो उसका प्रूफ अवेलेबल ज़रूर होगा, लेकिन जो सिद्ध ना हो सके वो अप्रमेय हो जाएगा। इसके बाद में है पीछे चलने वाला, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग? 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुगत। वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। और जो बड़वाग ने लिखा हुआ है ये समुद्र में लगने वाली आग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो, प्रतिआशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अप्रत्याशित एक ऐसा शब्द है जो यूज़ होता है जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है प्रेषित पतिका, प्रोषित पतिका। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, इसको क्या कहा जाएगा? पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले स्थान को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। इंडियन पेनिनसुला का एग्जांपल आप देख सकते हैं। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर और यहाँ पर अरब सागर। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो, 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाहूत। जिसे नहीं बुलाया गया वो अनाहूत होता है। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे क्या कहेंगे? 23 का कुछ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अकिंचन। दरिद्र नहीं लगा देना है, अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे अकिंचन कहते हैं।
जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जितेंद्रिय वर्ड यूज़ करेंगे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा के लिए यूज़ होता है वर्ड बुभुक्षा, बुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा वर्ड यूज़ करेंगे। बुभुक्षा से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्टार्टिंग में बू होता है, बुभुक्षा इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो खाने की इच्छा के लिए हो जाएगा। वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वीरप्रशु। वीरप्रशु उस माता के लिए यूज होता है जो वीरपुत्र को जन्म देने वाली होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए यानी कि निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। जिसका शत्रु पैदा नहीं होता उसे अजात शत्रु कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश क्या हो सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट, जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे, असाध्य। असाध्य उन रोगों के लिए यूज किया जाता है जिसका कोई उपचार नहीं हो सकता। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पर्यायवाची से संबंधित। तो यहाँ पर पर्यायवाची से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इनको पढ़िएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि मतलब हम लोग जानते हैं सांप के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर कौन सा है जो अहि का पर्यायवाची नहीं है। उरग भी है, पवनास भी है, सारंग सरिसृप भी है, जबकि सिंदूर जो होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी, ज्योति और रोशनी ये सभी कौमुदी के पर्यायवाची हैं, जबकि चंद्रहास जो है वो कौमुदी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये तलवार का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट, चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। चिरंतन यूज होता है शाश्वत के लिए, चिरंतन। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर के लिए हम लोग गेह का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। घर का पर्यायवाची क्या होगा, गेह। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है। नाहर के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, नदी और बांध, और 2 ऑप्शन और हैं, सरिता और शेर। तो यहाँ पर नाहर के लिए यूज होगा शेर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से गौक नहीं है। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए सभा का पर्यायवाची सम्मिलित नहीं है, जबकि बैठक भी सभा को कहते हैं, परिषद भी कह सकते हैं, महासभा भी एक सभा के लिए यूज होता है, जबकि सम्मिलित तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची जो है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार। मार कामदेव को कहते हैं, पुष्पधनवा भी कहते हैं। अभी हाल ही में आरओ के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, पुष्पधनवा। पुष्पधनवा कामदेव के लिए यूज किया जाता है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम। व्योम किसको कहते हैं, आकाश को कहते हैं, व्योम कहते हैं आकाश को। और अनल जो है वो अग्नि के लिए यूज होता है, पावक भी यूज होता है और कृषाणु भी यूज होता है। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये समीर जो है ये हवा का पर्यायवाची होता है, हवा को हम लोग समीर कहते हैं, बाकी सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, गुड़ाकेश जो है वो धनंजय का पर्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हिरण्या, ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा हेन, हारक, कलधौत ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची हमें बताना है। देखिए विचित्र को विलक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि चक्षु भी आँख को कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं और इसी के साथ साथ द्रग भी कहते हैं। लोचन भी आँख का पर्यायवाची होता है, जबकि जो अतुल है ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जो आकाश शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए व्योम भी आकाश को कहते हैं, गगन भी आकाश को कहते हैं, नभ भी आकाश को कहते हैं, जबकि जो रसाल है ये आकाश शब्द का पर्यायवाची
नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? मूधर, वृंद, मीन या फिर विहग। मीन तो मछली को कहते हैं, तो पक्षी का पर्यायवाची विहग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अंबुज, वारिद या फिर पद्म। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वारिद हम लोग बादल को कहते हैं, पंकज कमल के लिए यूज होता है, अंबुज भी कमल के लिए यूज होता है और पद्म भी कमल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो विलोम से संबंधित है। विलोम शब्दों से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। देखते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा? अनिप्सित। इसी के साथ साथ राजा शब्द का विलोम क्या होगा? राजा का होता है रंक। राजा का क्या हो जाएगा? रंक। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल। ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ साथ 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विराट का विलोम क्या होगा? विराट यानी बहुत बड़े के लिए यूज होता है, तो विराट का विलोम जो होगा वो क्षुद्र होगा। सगुण का विलोम क्या होगा? शगुण का विलोम होता है निर्गुण। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अपशकुन का विलोम शब्द हो जाएगा शकुन। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर मतलब अंधकार, और तिमिर का विलोम हो जाएगा यहाँ पर आलोक यानी कि प्रकाश। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का होगा विलोम यहाँ पर परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। ये आपका आरओ के एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली। बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। बहिरंग का अंतरंग। सामान्य का विलोम क्या होगा? सामान्य का विलोम है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का विलोम मुक्त। जैसे हम कहते हैं नहीं, किसी रोग से ग्रस्त वर्ड यूज़ करते हैं रोगग्रस्त, इसी तरीके से जब रोग से मुक्त हो जाता है इंसान तो इसका जस्ट अपोजिट यूज होता है रोग मुक्त। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा विलोम? मुक्त। नेक्स्ट, अमर का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य। ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम बहुत बार पूछा जाता है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम होगा अपकार। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम? आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो करेक्ट है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर डी। उक्त का विलोम क्या होगा? उक्त का विलोम हो जाएगा अनुक्त। अतिवृष्टि का विलोम शब्द? अतिवृष्टि का विलोम शब्द बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनावृष्टि। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का विलोम होगा सदय। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी वियोग। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निमीलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से एक शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क का विलोम शब्द अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र जो है ये शुष्क का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? पृथक इन द सेंस अलग अलग के भाव में यूज होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा संयुक्त। पृथक का विलोम संयुक्त। तो ये हम लोगों ने विलोम शब्द भी कर लिए। सो आई होप कि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और इसका जो पार्ट 1 है उसे कवर करना ना भूलें। मेजर चैप्टर्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में भी कई सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर किया है। सो यहाँ से रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर कवर्ड हैं, तो आप उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में कमेंट में भी पिन कर दी जाएगी, जहाँ से आप उस क्लास को कवर कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें लास्ट टाइम पर हर एक टॉपिक को कवर करना ज़रूरी होता है। सो उस टाइम पर आप कई सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर आपके पास में होता है तो आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से जो एजुकेशनल कंटेंट है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू।